हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको कहानी जो सुना रही थी जिसका नाम था गुलमोहर, जिसमें एक माँ जो अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही है कि कब वो विदेश से लौट कर आएगा, और बेटा ये सोच रहा है कि मैं कब अपनी हवेली बेचकर फिर वापस विदेश आ जाऊंगा। तो सुनते हैं आगे की कहानी, आखिर क्या हुआ। उसके मन में ख्याल आया कि अगर उसकी माँ ने मकान बेचने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। दौलत भी एक अजीब चीज है, जितनी मिलती है उतनी ही और बढ़ाने की इच्छा होती है। लालच की कोई भी सीमा नहीं होती। मुरादाबाद पहुंचते ही ध्रुव ने कहा, माँ आप मेरे साथ कनाडा चलिए, मैं आपको कनाडा ले जाने के लिए आया हूँ, बस इस बार इनकार मत करना। बेटे, मैं अपने घर भारत में बहुत खुश हूँ। आप यहाँ कोठीवाल के इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं और हमें आपकी चिंता वहाँ निरंतर बनी रहती है। मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आती और बहू सरली हिंदी में बातें कर नहीं सकती। माँ ने कहा, माना कि बहू आपकी कनेडियन है, परंतु आप अपनी बहू शर्ली को भी तो सेवा का अवसर दीजिए। बच्चों को भी तुमने हिंदी बोलनी नहीं सिखाई होगी। आपका पोता है हैरी, जब 4 बजे स्कूल से घर आता है तो उस नन्ही सी जान को घर में अंधेरा मिलता है। अगर आप वहाँ हमारे साथ रहेंगे तो उसको भी घर में कोई प्रतीक्षा करता हुआ मिलेगा। घर गर्म मिलेगा और खाने के लिए नाश्ता तैयार मिलेगा। अधीरता से माँ के कंधे पर हाथ रखकर ध्रुव बोला, कैसे हाँ कर दूँ। माँ बोली, कैसे हाँ कर दूँ। कमला को लीला आंटी के इंग्लैंड में बेटे के पास रहने के अनुभव याद आ गए। कितनी दुखी होकर वो वहां से लौटी थी। वहां की सभी आधुनिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी देश का अकेलापन उन्हें खाने को दौड़ता था। यहाँ तक कि चिड़ियों की आवाज़ सुनने को भी वो तरस गई थी। लीला आंटी फिर कभी लौटकर वापस इंग्लैंड नहीं गई। माँ बोली, मैं जिस हाल में हूँ भारत में ही अच्छी हूँ, मैं कभी कनाडा नहीं जाऊंगी। शाम के धुंधल के कमला के विचार पूरी तरह से स्पष्ट थे। आप यहाँ पर पुराने घर गुलमोहर में अकेली रहती हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कनाडा से आपकी सहायता कैसे कर सकूँगा। हमें आपकी बहुत चिंता होती है। आप यहाँ हैं तो हम वहाँ चैन से बताओ कैसे रह सकते हैं। हमें एक दूसरे के साथ रहने की आदत तो डालनी चाहिए। आगे चलकर उम्र बढ़ने पर एक दूसरे के साथ की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। बुढ़ापे में अगर आप हमारे पास नहीं रहेंगी तो किसके साथ रहेंगी। अब आप ही देखिए, पापा के अंतिम समय में मैं यहाँ नहीं था। ये गिल्टी, ये फीलिंग्स आज भी मुझ में ऐसी ही बनी रहती है कि मैं आ नहीं पाया था। माँ बोली, यहाँ पर मेरा रहन सहन है। मेरे पास नौकर, माली और पड़ोसी हैं। वे सब मेरा ध्यान रखते हैं। वहाँ पर मैं दिन भर अकेली रहा करूँगी। सुना है कि बर्फ़ पड़ने के कारण कभी कभी कनाडा में सड़कें भी बंद हो जाती हैं। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे ठंड भी सहन नहीं होती। परंतु माँ, पूरे क्षेत्र में चारों तरफ फैली हुई बर्फ बहुत सुंदर लगती है। ठंडे देश में रहने के लाभ और नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन वहाँ घर और कारें गर्म रहती हैं। कारों में खास चौड़े स्नो टायर होते हैं। हैवी स्नोफॉल के कारण बच्चों के स्कूल जल्दी बंद हो जाते हैं। ऐसे में आपका पोता हैरी घर में अकेला रहता है। कितना उदास होता है। माँ, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकती। हम दोनों काम में उलझे रहते हैं। अगर आप घर में होंगी तो हमें हैरी की भी फिक्र नहीं रहेगी। आपका भी उसके साथ खेल कर मन लगने लगेगा। कनाडा की प्राकृतिक सुंदरता तथा बदलते मौसम में पतझड़ बहुत प्रसिद्ध है। मैपल्स के मजबूत बड़े पेड़ तथा उनके बदलते पत्तों के हरे, पीले, लाल और नारंगी रंग देखने में बड़े आकर्षक होते हैं। गर्मियों के दिन बहुत लंबे और बड़े सुहाने होते हैं। गर्मियों में वहाँ का तापमान 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दुनिया का अजूबा नियाग्रा फॉल हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है माँ, जिसे देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। नियाग्रा फॉल में एक सेकंड में करीब 6 लाख गैलन पानी 50 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। नियाग्रा फॉल गर्मियों में तो बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन सर्दियों में बर्फ जम जाने के कारण आयत चंद्रमा सा लगता है।
हजारों टन जमा पानी देखते ही बनता है, बच्चों की तरह ध्रुव बोला। माँ बोली, बेटे, परंतु मैं अंग्रेजी सीखूंगी। पूजा के लिए मंदिर जाना मेरी अपनी पुरानी आदत है। कमला ने अपनी चिंता व्यक्त की। मैं बेत की बात नहीं कर रहा हूँ माँ। कनाडा में जाकर मैंने फ्रेंच भाषा सीखी है। अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच भी वहाँ लोग बोलते हैं। आजकल हिंदुस्तानी एवं एशिया के अन्य देशों के लोगों की आबादी करीब 4 लाख से अधिक है। अपनी भाषा बोलने वाले हमारे पड़ोस में और भी लोग रहते हैं। मैं कार भी ड्राइव नहीं करती हूँ। इस उम्र में नई नई चीज़ें सीखना असंभव है। हमारे साथियों के माता पिता आपस में मिलते रहते हैं। कनाडा में करीब 70 मंदिर हैं। एक तो हमारे घर से आधा घंटे की दूरी पर है माँ। हिंदी, पंजाबी और उर्दू के गाने रेडियो पर 24 घंटे सुनाई देते हैं। टेलीविज़न पर हिंदी चैनल लगातार घरों में आते हैं। बॉलीवुड की फिल्में तथा खाने के लिए हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट वहाँ पर हर गली में है। मसालों की दुकानें तो आम बात है। घर में तो हिंदुस्तानी खाना रोज ही बनाकर खाते हैं। आपको इतना अकेलापन नहीं लगेगा। आप समझने की कोशिश तो करो, ध्रुव ने कहा। माँ बोली, बेटा, लीला आंटी कहती हैं कि सब काम वहाँ स्वयं ही करने पड़ते हैं। वहाँ घर की सफाई वगैरह के लिए नौकर नहीं होते और मुझे काम करने की आदत नहीं है। मैं काम कैसे कर सकती हूँ? अपना काम वहाँ सब मिलकर करते हैं और स्वयं करना पसंद भी करते हैं। लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता है माँ। घर व बगीचे का काम औरतें और आदमी दोनों ही करते हैं। क्या बात है बेटा, मैं देख रही हूँ कि जब से आए हो तुम्हारा अंदाज कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। जो बात तुम्हारे मन में है साफ साफ बता दो ना हमें, इससे पहले कि बात आई गई हो जाए। ध्रुव ने कहा, माँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप मेरे साथ कनाडा चलिए। गुलमोहर को हम बेच देते हैं। यह सब क्या है बेटा? मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अकस्मात ये विचार तुम्हारे मन में कहाँ से आ गए। पुश्तैनी मकान गुलमोहर को बेचने का तुम सोच कैसे सकते हो? मैं नहीं सोच सकती। इस घर से पूर्वजों की यादें जुड़ी हैं। यह हमारी इज्जत और सम्मान का सवाल है। इतने सालों लगे सब कुछ बनाने में, बेचने में क्या देरी लगती है? क्या तुम इसीलिए मुझे कनाडा ले जा रहे हो और बार बार कह रहे हो कनाडा चलो? कमला गुस्से से बोली। ध्रुव ने उपलम दिया। माँ, आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। मैं मकान बेचने में अपने आप को गुनहगार नहीं मानता। यह बात उसूल की है। मैं अपना हक ही तो ले रहा हूँ। यह तो हमारा पुश्तैनी घर है और पापा हमेशा कहा करते थे कि यह मकान मेरा ही है। कोई और क्यों बुरा मानेगा? किसी और का हिस्सा तो नहीं ले रहा हूँ। माँ, मैं आपका अकेला बेटा हूँ। माँ बोली, बेटा, अच्छा हुआ कि तुमने अपने मन की बात कह दी। अपने मन की बात अपनी माँ से नहीं कहोगे तो किससे कहोगी? मकान और सब सामान बेचने जैसा असाधारण कार्य संपन्न करना कभी भी आसान नहीं होता। जल्दी से बेचने के कारण मन माने कम दामों में ही कोई गुलमोहर की अब कीमत लगाएगा। कैसी विडंबना है। तनाव से कमला के दिमाग की नसें झंझना रही थीं। सुनी सुनाई बातों पर शायद मैं यकीन नहीं करती, परंतु ध्रुव स्वयं मकान बेचने की बात कह रहा है। सच्ची बात है। सच्ची बात कई बार कड़वी अवश्य होती है, पर समय आने पर जीवन में सभी तरह की बातें सुननी और समझनी पड़ती हैं। कमला एकदम क्षुब्ध सी थी। इस मौके को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। यह अवसर फिर नहीं आएगा। अपनी पत्नी और बेटी का भविष्य मुझे ही देखना है। ध्रुव के मन में दृढ़ता थी। फेयर कार और दूसरे सामान का क्या होगा? फर्नीचर एवं घर के सामान कौन खरीदेगा? मन ही मन कमला अपने को अकेला महसूस करने लगी। काश आज इसके पापा जिंदा होते। मुझे अकेली तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। जो चीज़ पसंद है वह किसी भी कीमत पर खरीद लेनी चाहिए, और अगर बेचनी है तो जो कीमत आसानी से मिल जाए वह लेने में भलाई है। दादाजी की बात याद करते हुए ध्रुव ने कहा, मैं ध्रुव को निराश नहीं कर सकती। तय मुझे ही करना है। अगर वह सुखी नहीं है तो मैं यहाँ भारत में कैसे खुश रह सकती हूँ? माँ मन में विचार करने लगी। मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ है। यह मेरे कुल का दीपक है। अगर यह है तो मेरे जीवन में सब कुछ है। इतनी नाराजगी भी तो अच्छी नहीं है। नुकसान मेरा ही होगा। कलेजे पर पत्थर रखकर कब तक रहूंगी?
मैं किसकी प्रतीक्षा करती हुई इस घर में पड़ी रहूंगी। कमला का दिल दहल रहा था। अकेले संतान होने के कारण आखिर में यह सब घर बार तो ध्रुव का ही है। कमला ने मन में विचार किया। कमला ने अपने आप से कहा, तू किस मिट्टी की बनी है? तेरा बेटा तुझे इतना प्यार करता है, यहाँ मुरादाबाद में तेरा रखा ही क्या है? पड़ोसी तक भी आपस में बात नहीं करती, बाजार भी मैं अकेली नहीं जा सकती। जरा सी बात को मैं इतना क्यों तूल दे रही हूँ? ध्रुव का नाराज होना स्वाभाविक है। मुझे सहज ध्रुव की पुश्तैनी मकान बेचने वाली बात मान लेनी चाहिए। सबसे अमूल्य वस्तु मेरा परिवार है, न कि ये पारिवारिक मकान। बेटे की हट के सामने माँ ने हार मान ली। ध्रुव जल्दी से पासपोर्ट बनवाने की तैयारियां करने में लग गया। उसी दिन वह प्रॉपर्टी एजेंट के साथ कोठी को बेचने की बात में व्यस्त हो गया। तुरंत अपने आईफोन से उसने अपनी पत्नी सरली को खुशखबरी देकर चकित कर दिया। सरली बेहद प्रसन्न हुई। नतीजा यह हुआ कि बिजली की तेजी से काम में वह जुट गया और समय कम था। जो चीज़ें बिक सकती थीं वह बिकने के लिए बाजार भेज दी गई। मकान का बाकी सामान जल्दी जल्दी परिचितों और शुभचिंतकों में बांटना आरंभ कर दिया। उनके शुभचिंतक चकित एवं अप्रसन्न थे। पड़ोसी भौचक्के होकर ताज्जुब से एक दूसरे से पूछते थे, ऐसा क्या हो गया? कोई लड़ाई या झगड़े का शक करते और कोई लोग संवेदना दिखाते। तमाशा देखने वालों की तो दुनिया में कमी नहीं होती। कमला सबके सामने सामान्य बनकर साहस दर्शाती, परंतु अकेले में सदमा और परेशानियों के आंसू बहते और उनकी हिचकियां रुकते न बनती। कई दिनों में उसकी भूख और प्यास भी समाप्त हो गई। अस्त व्यस्त घर की व्यवस्था प्रमुखता उसी को ही करनी थी। इतना सब हो जाने के बाद 10 लाख मार्केट वैल्यू से कम रुपयों में गुलमोहर बिक गया। चाबियों के गुच्छे कमला और दीनू काका ने पागलों की तरह सुलझाए। घर के कागजात अलग अलग करके घर के विभिन्न काम निपटाए। ध्रुव ने बैंक और जमा खाते के पेपर्स सावधानी और निपुणता से संभाल कर रखे। बेटे की ममता और गुलमोहर के मोह के बंधन के बीच फंसी एक कच्चे खिलाड़ी की तरह परिस्थितियों के अधीन होकर कमला काम में वैसे ही जुटी रही। पासपोर्ट और वीजा भी समय पर बनकर आ गई। कनाडा एयरलाइन का टिकट ट्रेवल एजेंट लाकर दे गया। माँ और बेटों ने अधीरता से 2-2 सूटकेसों में अपनी आवश्यकता का सामान रखकर जाने की तैयारी आरंभ कर दी। माँ की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या साथ लेकर जाए और क्या छोड़कर चली जाए। अपने जेवर एवं पैसा इधर उधर न रखकर उसने अपने हैंड लगेज में रख लिए। ध्रुव ने माँ को सलाह दी। विदाई का समय आ गया। मिली जुली भावना, बेचैनी और फूटती हुई रुलाई के साथ कमला ने मुट्ठियां भींच ली। वह फुर्ती से एयरपोर्ट जाने वाली टैक्सी में जाकर बैठ गई। किसी से आंख ना मिलाते हुए वह नम आंखों से गुलमोहर को ओझल होते देखती रही। दिल्ली के भव्य एवं विशाल एयरपोर्ट पर पहुंचकर वह बड़ा विस्मित हो गई। इतना बड़ा एयरपोर्ट उसने पहली बार देखा था। मैं चेक इन करके अभी आता हूँ, तब तक आप यहाँ आराम से बैठिए। कमला को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आराम कुर्सी की ओर इशारा करते हुए ध्रुव ने कहा। कमला को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। आँख खुलने पर एक क्षण के लिए उसकी आंखों के सामने सन्नाटा छा गया। एयरपोर्ट की चहल पहल में अकेलेपन की अनुभूति होने लगी। आप बता सकते हैं कि क्या समय हुआ? मालूम होता है मेरी घड़ी बंद हो गई। यात्रा की थकान से मेरी आंख लग गई थी। घबराकर पास बैठे नौजवान से कमला ने पूछा। एयरपोर्ट पे घूमते हुए सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, मैडम आप इतना क्यों रो रही हैं? कुछ तो बताइए कि बात क्या हुई? आपको जाना कहाँ है? आपके टिकट और पासपोर्ट कहाँ है? मैं अपने बेटे के साथ कनाडा जा रही हूँ। वह चेक इन करने गया है। उसे भाव शून्य होकर चारों तरफ देखा। आपकी फ्लाइट का क्या नंबर है? कितने बजे आ रही है? टिकट और पासपोर्ट तो मेरे बेटे के पास है। मेरे दोनों सूटकेस यहाँ ट्रॉली पर रखे हैं। आपके बेटे का पूरा नाम क्या है? एक यूनिफॉर्म पहने हुए एयरपोर्ट सहायक ने विनम्रता से पूछा। ध्रुव देव। अनजाने भय की छाया मन में मंडराने लगी। मैडम ज़्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं, आप बिल्कुल नहीं घबराएं।
यहीं बैठी रहें, मैं कुछ और मालूमात करके आता हूँ। एयरपोर्ट के स्पीकर पर ध्रुवदेव का नाम अनाउंस हो रहा था कि रिसेप्शन को कांटेक्ट कर ले। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक महिला ऑफिसर के साथ आकर कमला को बताया, आज की कनाडा की फ्लाइट तो जा चुकी है, अगली फ्लाइट कल सुबह है। कमला पर तो पहाड़ टूट पड़ा। कमला का अर्धचेतन क्रम टूटा, उसकी जुबान तालू से चिपक गई। वह चीखना चाहती थी, लेकिन गले से उसकी आवाज भी ना निकली। कोई भी लक्षण ऐसे प्रतीत नहीं हो रहे थे कि मैं संदेह करती। वह छटपटाकर सिक्योरिटी ऑफिसर से बोली, क्या बेटे ने इस बारे में कुछ कहा था? नहीं, किसी की क्या गलती है इसमें, दुख देने वाला और कोई नहीं, अपना ही बेटा निकला, अपने भाग्य को दोष दूंगी। बेटे के प्यार ने मुझे अंधा कर दिया था। वह क्रोधित होकर खड़ी हो गई। बेटे की नीयत पर कैसे शक करूं? संभवतः उसने ऐसी साजिश नहीं की होगी, कोई काम पड़ गया होगा नौकरी पर, कार्यवश उसे वापस जाना पड़ गया होगा। मैंने तो सोचा भी ना था कि ध्रुव कभी ऐसा करेगा। बस कोई संकट उस पर ना आए। मन ही मन कमला स्वयं से ऐसे ही बातें कर रही थी। वह हताश हो गई, सोचने की शक्ति उसमें बाकी नहीं बची। रुमाल निकालने के लिए जैसे ही हैंडबैग खोला, कमला एक सफ़ेद लिफाफा देखकर स्तब्ध हो गई। वह सफ़ेद लिफाफा उसने पहले कभी नहीं देखा था। घबराकर उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। वह चकित रह गई। लिफाफे में घर के ताले की चाबियों का एक गुच्छा और मुरादाबाद में आदर्श नगर के एक फ्लैट के बेनामी के कागजात कमला के नाम थे। तो यहाँ पर समाप्त होती है हमारी ये कहानी। अगली कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और बताइए, क्या कमला के साथ उसके बेटे ने सही किया या गलत किया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? और किसकी फोटो चाहिए थी तुम्हें?